फिल्म की शुरुआत में हम एक फिल्म के डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम विक्टर होता है, जिसकी उसकी आने वाली फिल्म की लीड हीरोइन निकोल से मुठभेड़ हो जाता है, जिसकी वजह से निकोल फिल्म को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। पर उस फिल्म में कुछ सीन्स अब भी निकोल से शूट करवाना बाकी रह गया था, इसलिए उस फिल्म के सारे निर्माता विक्टर को निकोला से माफी मांगने के लिए कहते हैं। पर विक्टर मना करता है और उनसे किसी दूसरी हीरोइन के द्वारा इस फिल्म को फिर से शूट करवाने के लिए कहता है। लेकिन विक्टर का दुर्भाग्य कि निकोल की छोड़ी हुई फिल्म कोई भी नामी एक्ट्रेस नहीं करना चाहती, इसलिए विक्टर किसी नए चेहरे को लाने की बात करता है। पर उस फिल्म का हीरो किसी नई हीरोइन के साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए विक्टर को सभी लोग निकोल से माफी मांगने पर मजबूर करते हैं। पर जिद्दी विक्टर अब भी इनकार कर देता है क्योंकि वो निकोल के सामने झुकना नहीं चाहता था। तब फिर उस स्टूडियो की मालकिन एलिन विक्टर को अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाती है और इसके बाद अगले सीन में हम एलिन और विक्टर को एक गाड़ी में साथ देखते हैं, जहां दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एलिन विक्टर की एक्स वाइफ है और वो विक्टर को समझाती है कि अब वक्त पहले जैसा नहीं रह गया, सब कुछ अब एक व्यापार बन चुका है क्योंकि लोगों को किसी हीरोइन या फिल्म से मतलब नहीं है, उनको बस उससे होने वाली कमाई से मतलब है। इसलिए लोगों को वो काम भी करना पड़ता है जो वो कभी करना नहीं चाहते। और वो विक्टर को निकोल से एक माफी मांगने की विनती करती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और मुझे सिर्फ अपनी फिल्म से ही मतलब है। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं उसके नखरे अब नहीं सह सकता। जिस पर वो ना चाहते हुए भी अपने स्टूडियो से निकाल देती है, जिससे विक्टर को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक रात विक्टर को हैंक नाम का आदमी मिलता है जो कि बहुत पहले विक्टर की फिल्म में एक स्टंटमैन था और एक स्टंट करते वक्त उसकी एक आंख चली गई। उस वक्त विक्टर ने उसको फिल्म के निर्माता से लड़कर पैसे दिलवाए थे, पर वो पहले तो हैंक को नहीं पहचान पाता लेकिन बाद में पहचान जाता है। उसके बाद हैंक विक्टर को अपने नए आविष्कार के बारे में बताता है, जिसमें उसने एक कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से एक आर्टिफिशियल हीरोइन बनाई है। लेकिन विक्टर को उसकी बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे अगले हफ्ते मिलने के लिए कहकर टाल देता है। अब आगे हमें पता चलता है कि हैंक को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम विक्टर को घर पर देखते हैं जो कि ढेर सारे हीरोइन के फोटोज को देख रहा होता है, लेकिन उसे निकोला की जगह ले सकने वाली ऐसी कोई भी हीरोइन नहीं मिलती। पर तभी वहाँ पर हैंक का एडवोकेट विक्टर से मिलने आता है, जो कि विक्टर को एक पैकेज देते हुए कहता है कि हैंक अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसने मरने से पहले इस पैकेज को आप तक पहुंचाने की अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी। अब उस पैकेज को विक्टर जिज्ञासा में खोलता है तो उसमें से एक हार्ड ड्राइव मिलता है, जिसे विक्टर अपने कंप्यूटर में लगा कर देखता है। हार्ड ड्राइव में उसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी मिलता है जिसमें एक कंप्यूटर जनरेटेड लड़की दिखती है, जिसे विक्टर अपने हिसाब से एनिमेट करके उसके चेहरे को बहुत सारी अच्छी हीरोइंस की चेहरे की खूबसूरती देता है और उसे कुछ अच्छी गायकों की भी आवाज देता है जो कि उसकी इस फिल्म की नई हीरोइन होगी। और अब उस कंप्यूटर जनरेटेड हीरोइन को विक्टर इस कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम सिमुलेशन आई से प्रेरित होकर सिमोन नाम देता है। इसके बाद हमें 9 महीने आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे क्रिटिक्स विक्टर की मूवी देख रहे होते हैं, जिसमें निकोला की जगह सिमोन होती है और सभी सिमोन के अभिनय से बहुत ही प्रभावित होते हैं। और कुछ ही दिनों में विक्टर की ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सफल हो जाती है, जिसके बाद सारे स्टूडियोज, पत्रकार और बाकी लोग भी सिमोन के बारे में जानना चाहते थे कि वो कौन है और कहाँ है, क्योंकि कोई भी आज तक सिमोन से नहीं मिला था। इसलिए विक्टर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिमोन के बारे में सवाल पूछे जाने पर वो कहता है सिमोन को ये पब्लिसिटी वगैरह नहीं पसंद है और वो सिर्फ एक कला की प्रेमी है जो कि चाहती है कि सभी उसकी प्राइवेसी का सम्मान करे और उसे ज्यादा परेशान ना करे। लेकिन सभी मीडिया वाले विक्टर के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि विक्टर ही अकेला शख्स था जो सिमोन से मिलने का दावा करता था और दुनिया की नजरों में उसी ने सिमोन को हीरोइन बनाया है। इसी कारण जब एक दिन विक्टर अपने घर में अपनी बेटी लेनी के साथ होता है, तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण विक्टर को वहां से भागना पड़ता है। पर उन रिपोर्टर्स में से 2 रिपोर्टर्स बहुत ही चालाक होते हैं जो कि विक्टर का कॉल भी रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, जिसके कारण एक दिन जब विक्टर एक आदमी के सामने झूठ मूठ का फोन पर सिमोन से बात करने का दिखावा कर रहा होता है, उस वक्त वो रिपोर्टर्स भी विक्टर की कॉल सुन रहे होते हैं और सिमोन की कोई भी आवाज ना सुनकर उन्हें लगता है कि विक्टर उनसे भी अच्छे गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण उन्हें सिमोन की आवाज नहीं आ रही है। पर अब विक्टर सिमोन की मदद से एक और फिल्म बनाने की सोचता है, जिसके बाद वो सबको सिमोन की सच्चाई के बारे में बताने का फैसला भी करता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि विक्टर की एक्स वाइफ एलिन ने उसे फिर से अपने स्टूडियो में रख लिया है और वो भी सिमोन से मिलना चाहती है, लेकिन उसे विक्टर के भविष्य को लेकर डर है क्योंकि उसको लगता है कि विक्टर आज जो कुछ भी है वो सिमोन के ही बदौलत
हिम्मत है और इस कारण शायद सिमोन उसको अपने इशारे पर नचा रही है, जिस पर विक्टर उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट वो सिमोन को अपने इशारे पर नचाता है और ना कि सिमोन उसको। जिसके बाद विक्टर अगली फिल्म को शुरू करता है, जिसमें वो उस फिल्म के बाकी पात्रों को सिमोन से मिलने को मना करता है और कहता है कि फिल्म में ज्यादातर जगह सिमोन की बॉडी डबल एक्टिंग करेगी। जिसके बाद वो उन सभी को वो विश्वास दिलाने के लिए सिमोन से एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करवाता है और फौरन ही वो एक गोडाउन में जाता है, जहां हम कंप्यूटर पर सिमोन का चेहरा देखते हैं और अब विक्टर उधर से खुद जवाब देना शुरू करता है और सबको लगता है कि सिमोन उनसे बात कर रही है। सभी लोग सिमोन से बात करके काफी खुश और संतुष्ट होते हैं। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि विक्टर की दूसरी फिल्म भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है और सब सिमोन की प्रतिभा और शख्सियता से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अब सभी के सिमोन को देखने और उससे मिलने की और भी मांग बढ़ जाती है। जिसके बाद विक्टर स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके उसे पब्लिक के सामने लाता है और उसकी अपने साथ पार्टी करते हुए कुछ फोटोज वगैरह निकालता है और एक होटल के कमरे में पर्दे के पीछे सबको परछाई बनाकर दिखाता है, क्योंकि उसने वो कमरा सिमोन के नाम से बुक किया था। इसलिए नीचे खड़े पत्रकारों को ऐसा लगता है कि वो सिमोन की परछाई देख रहे हैं। आगे वो कमरे में सिमोन के वहाँ रुकने के कुछ झूठे सबूत जैसे कि कुछ बाल, नाखून और उसके परफ्यूम की महक वगैरह छोड़कर अपनी सेक्रेटरी को सबके सामने सिमोन का बॉडी डबल बना के उसको तुरंत कार के अंदर बैठाता है, ताकि सबको लगे कि उन्होंने सिमोन को देखा है। और होता भी ऐसा ही है। लेकिन हम उन्हीं दो रिपोर्टर्स को अब देखते हैं जो कि उस होटल स्टाफ को रिश्वत देकर सिमोन के नाम से बुक किए हुए कमरे में जाते हैं और सारे सबूत को लेकर लैब में फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेज देते हैं, जहां उनको पता चलता है कि होटल के उस कमरे में विक्टर के अलावा और किसी की फिंगरप्रिंट पाई नहीं गई। जिससे उन दोनों रिपोर्टर्स को विक्टर पर अब शक होता है कि शायद उसने सिमोन को किसी तरीके से ब्लैकमेल करके कभी स्टूडियो के बाहर निकलने ही नहीं दिया है। इसके बाद हम सिमोन की अगली फिल्म की सुपरहिट होने की खुशी में स्टूडियो के द्वारा रखी गई पार्टी को देखते हैं और अब एलिन और उसके स्टूडियो के लोग सिमोन से पर्सनली मिलने के लिए पागल हो रहे होते हैं और एक दिन जबरदस्ती वो लोग विक्टर के उस गोदाम में घुस जाते हैं ताकि वो सिमोन से मिल सके, जहां एलिन और बाकी सबको एक कंप्यूटर के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। जिस पर विक्टर अब कहता है कि सिमोन एक एग्रोफोबिक नामक मेंटल कंडीशन से गुजर रही है, जिसने उसे अनजान लोगों, भीड़ भाड़ वगैरह से डर लगता है, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आती। आप सब उसकी बात पर यकीन करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन्हीं दोनों रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि सिमोन को सामने लाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग सिमोन के बचपन की गलत आत्मकथा को पेपर में छाप देते हैं ताकि उसे पढ़ सिमोन उस खबर को गलत साबित करने के लिए बाहर आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं इधर दूसरी तरफ विक्टर के पास बहुत सारे मैगजीन्स वाले आते हैं और सिमोन को उनके कवर पेज के लिए फोटो शूट करवाने को कहते हैं, जिस पर विक्टर उनसे साफ कहता है कि आप लोग कवर पेज पर उसकी फोटो तभी छाप सकते हैं जब सिमोन अपनी फोटो अपने प्राइवेट फोटोशॉप टीम के जरिए कराएगी, जिस शर्त को सभी मैगजीन्स वाले मान जाते हैं। और अब जैसे जैसे सिमोन की लोकप्रियता बढ़ती है तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ मीडिया वाले विक्टर और सिमोन के बीच संबंध होने की खबर दिखाने और छापने लगते हैं, जिसके कारण एलिन को सिमोन से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। वहीं इधर दूसरी तरफ सिमोन दिन ब दिन प्रसिद्ध होती जाती है, जिसके बाद उनसे एक म्यूजिक एल्बम भी अपनी आवाज में गाया। और अब हम विक्टर को देखते हैं जिसने अपनी बोर्ड का नाम भी सिमोन ही रखा था। और फिर से वही दोनों पत्रकार विक्टर के पीछे लग जाते हैं, जो कहते हैं कि उनको सिमोन से सेट या स्टूडियो से निकलने का कोई भी शूट नहीं मिला, इसलिए उन्हें लगता है कि विक्टर ने सिमोन को अगवा करके रखा है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए वो विक्टर को धमकी देते हैं कि अगर उसने उनको सच्चाई नहीं बताई तो वो सारे सबूत के बारे में मीडिया में बता देंगे। जिस पर विक्टर उन्हें आश्वासन देता है कि जल्दी सिमोन तुम सबको लाइव टीवी पर दिखाई देगी। फिर विक्टर लॉस एंजलिस के स्टेडियम में एक शो रखवाता है, जहां पर आर्टिफिशियल स्मोक के बीचों बीच सिमोन की एक होलोग्राफिक इमेज का इस्तेमाल करके उसे गाने की लाइव परफॉर्मेंस दिलवाता है, जहां पर वो स्टेज के आसपास की सिक्योरिटी एकदम कड़क रखता है, क्योंकि उसने मीडिया में खबर फैलाई थी कि सिमोन को कुछ लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिस सिक्योरिटी के कारण कोई भी सिमोन के करीब भी नहीं जा पाता। और इस कॉन्सर्ट के बाद सबका मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद अब सिमोन को इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है और अब सभी लोग सिमोन के लिए और भी पागल हो जाते हैं। आगे अब हम एलिन को देखते हैं जो कि सिमोन और विक्टर के ऊपर शक करने लगती है और विक्टर की कुछ हरकतों से उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। और एलिन इसी परेशानी और जलन के कारण अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है। अब हम आगे
आगे विक्टर के स्वभाव में परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि अब हर जगह उससे सिर्फ सिमोन के बारे में ही पूछा जा रहा था और उसे कोई भी जैसे पहचान ही नहीं रहा था। इसलिए वो धीरे धीरे सिमोन कैरेक्टर से भी नफरत करने लगता है और सिमोन को सबके सामने बुरा साबित करने के लिए एक और फिल्म बनाता है जिसमें वो सिमोन को ही डायरेक्टर रखता है। मतलब कि ये सिमोन का एज डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू था और उस फिल्म में वो सिमोन को सुअरों के बीज दिखाता है, लेकिन सिमोन का प्रदर्शन देखकर सब उसके लिए और भी पागल हो जाते हैं और उसके इस अलग तरह के फिल्म की सराहना करते हैं। और अब हम देखते हैं कि विक्टर का पासा एकदम उलट पड़ गया, जिससे वो सिमोन से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। जिसके बाद विक्टर गुस्से में सिमोन के प्रोग्राम को एक वायरस की मदद से डिलीट कर देता है और उस प्रोग्राम की हार्ड ड्राइव और सारी फ्लॉपी डिस्क वगैरह एक बक्से में बंद करके समुद्र के बीचों बीच फेंक देता है। और अगले दिन मीडिया को बताता है कि कल रात सिमोन की मौत एक अनजान वायरस के कारण हो गई। जिसके बाद सिमोन का फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें अचानक से पुलिस आकर सिमोन की कॉफिन खोलती है, जिसमें उन्हें सिमोन का स्टैचू मिलता है और पुलिस तुरंत विक्टर की सिमोन की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि पिछली रात जब विक्टर एक बक्से को खींचते हुए एक नदी में ले जा रहा था तो वो सब एक कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए पुलिस को लगता है कि विक्टर ने सिमोन की जान ले ली। जिसके बाद पुलिस को वो बक्सा समुद्र से मिलता है जो कि बिल्कुल खाली था, लेकिन सिमोन की लाश ना मिलने के बाद भी वीडियो के बल पर विक्टर पर अब हत्या का चार्ज लगाया जाता है, जहां विक्टर को उसका जुर्म कबूलने को कहा जाता है। लेकिन विक्टर ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और इवेंचुअली सब कुछ सच बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वहीं इधर हम लेनी और एलिन को विक्टर के गोदाउन में देखते हैं, जहां लेनी को सीपीयू के अंदर उसी वायरस की फ्लॉपी मिल जाती है जिसके इस्तेमाल से विक्टर ने सिमोन को डिलीट किया था। फिर उस पर लेनी एक एंटीवायरस रन करती है जिससे सिमोन फिर से क्रिएट हो जाती है। अब एलिन और लेनी सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद हम सिमोन को एक लाइव इंटरव्यू में एक पेपर की हेडलाइंस को पढ़कर हंसता हुआ देखते हैं, जिसे लेनी और एलिन सिमोन से करवा रही थी। इसके बाद पुलिस भी विक्टर को छोड़ देती है और फिर एलिन विक्टर को सब कुछ समझाती है। इसके बाद अगली सीन में हमें कुछ महीनों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम सिमोन को एक लाइव इंटरव्यू में विक्टर के बगल एक बच्चे के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो कि सिमोन की तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही था। और फिर सिमोन बताती है कि मैंने अपनी मौत की खबर मेरे प्रेग्नेंट होने के कारण फैलाई थी, ताकि मेरी डिलीवरी में कोई मुझे परेशान ना करे। और अब मैं मूवी का इंडस्ट्री छोड़कर कुछ सालों बाद राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहूंगी। और सिमोन के इस फैसले का सभी स्वागत करते हैं और हम विक्टर को अपनी पत्नी एलिन और बेटी लेना के साथ खुश देखते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।